हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज़ में आज आपका क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है। ठीक है, टोटल इसमें 6th चैप्टर है, तो कल आपका ये जो चैप्टर 6 क्लास 6 की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एंड आप लोग चैनल को शेयर ज़रूर करिए एंड लाइक सब्सक्राइब भी करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के जो परिमंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे भूमंडल हो गया, वायुमंडल, जलमंडल, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, 8 ग्रह हमारे, उसमें से सबसे जो जीवन जहाँ पाया जाता है वो कौन सा ग्रह है, पृथ्वी ही है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, भूमि, जल, हवा, ये सब चीज़ें कहाँ मौजूद है, पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी का सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो पर्यावरण के सबसे कितने महत्वपूर्ण घटक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है 3 महत्वपूर्ण घटक हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भूमंडल बिना जलमंडल के या वायुमंडल के चल जाएगा। तो ये जो तीनों घटक होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, जिस पर आप खड़े हैं, जिस पर आपका घर बना है, चल रहे हैं, वो कौन सा मंडल है, वो भूमंडल है। गैस की परतें जो वायु में होती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, उन्हें वायुमंडल कहा जाता है, जिससे आप सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। तो 2 मंडल के बारे में आपने पढ़ा भी कि जो ठोस भाग है पृथ्वी का, भूमंडल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और जो पृथ्वी के चारों ओर से गैसें जो घेरती हैं उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी ये पृथ्वी है तो इसके 1/4 में तो आपका जीवन है, और जो 1/3 हिस्सा है उसमें क्या है, जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है जलमंडल में सिर्फ जल ही आ गया, उसमें बर्फ भी आ जाता है, जलवाष्प भी आ जाता है, यानी कि जो भाप होती है, भाप की जो बूंदें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी इस जलमंडल में आती हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जिनके बारे में पढ़ा है, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये 3 प्रमुख घटक हो गए पृथ्वी के। इनके बारे में अब हम थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। तो भूमंडल सबसे पहले देख लेते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भूमंडल है वो कैसे बना है, ये भूपर्पटी की चट्टान और मिट्टी की पतली परतों से बना है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतहों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 मुख्य भाग। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन। अगर आपने पृथ्वी देखी है तो आपने देखा होगा जो ब्लू कलर का आपको दिखाया जाता है वो तो आपका जल हो गया, महासागर हो गया। ठीक है, और जो आपके क्षेत्र दिखाए जाते हैं वो महाद्वीप हो गए। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि 2 मुख्य भाग हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी विश्व के महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये अभी हम देखेंगे। समुद्री जल का तल सभी एक जगह समान होता है। समुद्री जल का जो तल होता है, जो सबसे नीचे की ज़मीन होती है, वो सभी जगह कैसी होती है, समान होती है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि स्थल की जो ऊंचाई है वो कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल से। अगर आपका कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है और आप इसकी ऊंचाई जानना चाहते हैं ये कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है ज़मीन से नहीं नापी जाएगी, कहाँ से मापी जाएगी, समुद्र के तल से मापी जाएगी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, जिसे शून्य माना जाता है। यानी कि समुद्र तल को शून्य मानकर और फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तब आप किसी भी चीज़ की स्थल की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका जो पूरा पृथ्वी का महाद्वीप और महासागर है, तो इसमें देख लीजिए जैसे कि आपके ये जो क्षेत्र हैं ये आपके भूमंडल हो गए, और ये जलाशय वगैरह आपके हो गए। ठीक है, महासागर हो गए। तो इस तरह आपने यहाँ पर समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से 88-48 मीटर ऊंचा है। तो यही हम अभी बता रहे थे कि कोई पहाड़ अगर है तो उसकी भी ऊंचाई हम समुद्र तल से मापेंगे। ये नहीं कि हाँ भाई यहाँ से आपका पहाड़ स्टार्ट होता है तो वहाँ से शुरू कर देंगे उसको मापना, ऐसा नहीं करेंगे। कहाँ से मापेंगे उसको, हम मापेंगे
समुद्र के तल से। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसको। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। ये इसका एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, उसको लिखते जाइएगा। विश्व का सबसे जो गहरा भाग है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई भी आती है, पूछ लेते हैं, तो 11,022 मीटर। ठीक है, कितना है मैरियाना गर्त की जो गहराई है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक हो सकती है? तो इसको छोड़ दीजिए, ये देख लेते हैं क्या आप जानते हैं। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोंगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के भले ही आप ना याद रखें, बट भारत के याद रहना बहुत ज़रूरी है। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। क्योंकि ये पहली महिला रही हैं विश्व की, तो इनको भी याद रखिएगा। कौन है? जापान की जुंको ताबेई। ओके, बिच्छेंद्री पाल, इनको याद रखिएगा। बिच्छेंद्री पाल से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि बिच्छेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? याद रखिए, इनके सभी नाम आपको, सातों के नाम पता होना चाहिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, फिर से पढ़ लीजिए इनको। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसको आपको जब आपको PDF देंगे तो 5.1 चित्र को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो चित्र विश्व के मानचित्र का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि एशिया जो है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए 1/3 भाग में। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कि एशिया से होकर गुजरती है। ओके, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। ये किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जाए कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत आता है, तो आपको पता होना चाहिए यूराल पर्वत है। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब देखिए, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। जो यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग है उसको क्या बोलेंगे? यूरेशिया बोलेंगे, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका? एशिया। यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, क्योंकि अब देखिए जो पर्वत की बात हो रही थी यूराल पर्वत की, वो भी एशिया के पश्चिम में था। आर्कटिक व्रत इससे होकर गुजरता है। तो कौन सी रेखा किससे गुजरती है, कौन सा व्रत किससे गुजरता है, तो ये भी पता होना चाहिए। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है? एशिया से होकर गुजर रही है। अब बात करते हैं आर्कटिक व्रत की, तो ये कहाँ से होकर गुजर रहा है? यूरोप से होकर गुजर रहा है। ओके, ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं स्थिति का पता लगाइए। तो ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि यूरोप जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। 2 आपने अभी पढ़ लिए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा आपका एशिया हो गया, उसके बाद में आ जाता है अफ्रीका। ओके, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये सीक्वेंस में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किससे बड़ा है, इस तरह से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। विषुवत व्रत एवं 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? एशिया से गुजरती है। आर्कटिक व्रत कहाँ से गुजरता है? यूरोप से गुजरता है। अगर हम बात करें कि विषुवत व्रत और 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। किस महाद्वीप के? अफ्रीका से। ओके, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 5.1 जो है उसमें आप देखिएगा कि एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अब यहाँ पर ये सबसे मेन पॉइंट हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों ही रेखाएं कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका। अब आप याद कैसे रखेंगे? तो अफ्रीका में देखिए अ, व, का, तो ये 3 शब्द आ गए, तो इस तरह से याद रखिएगा।
ठीक है, कि इसमें आपका कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों ही रेखाएं कहाँ से होकर गुजर रही हैं, अफ्रीका से। विषुवत व्रत कहाँ से होकर गुजर रहा है, अफ्रीका से। 0 डिग्री अक्षांश कहाँ से होकर गुजर रहा है, अफ्रीका से। ओके, तो अफ्रीका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गर्म रेगिस्तान, तो वो कौन सा हो गया, सहारा हो गया, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यानी कि अफ्रीका के बारे में आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर पता चल रहा है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। जो अफ्रीका है ये चारों ही तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। यूरोप कहाँ से था, वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ था। अफ्रीका आपका चारों तरफ से घिरा है। ठीक है, चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए अभी आपने 3-4 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, तो एक ये भी इसमें जोड़ लीजिएगा कि अफ्रीका में सबसे जो लंबी नदी है, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी कहाँ से होकर गुजर रही है, अफ्रीका से होकर गुजर रही है। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब देखिए अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत व्रत इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। तो ये आप लोग पता कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही उठ कर आ जाते हैं। ओके, तो फिगर ज़रूर देख लीजिएगा उसको। अफ्रीका के बारे में आपने यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा। अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। ठीक है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। पहला कौन सा था, एशिया था। ठीक है, दूसरा कौन सा था, अफ्रीका था। तीसरा कौन सा है, उत्तर अमेरिका। ओके, कौन सा है तीसरा, उत्तर अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है। संकरा स्थल मतलब एक बहुत ही पतली सी लाइन है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। अब अगर बात करते हैं कि पनामा जल संधि किन के बीच में है, तो वो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। ओके, कहा जाता है ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। एक बहुत ही पतली सी यहाँ पे जल संधि है जिसको कौन सी जल संधि कहते हैं, पनामा जल संधि कहते हैं। ओके, ये यहाँ पर देखिए स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। बहुत ही पतला सा, बहुत ही मतलब संकरा भाग है जो एक दूसरे महाद्वीपों को जोड़ता है, उसको हम स्थल संधि कहते हैं। जल संधि क्या होती है, पानी का संकरा भाग। स्थल संधि क्या है, स्थल का संकरा भाग। जल संधि क्या है, पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब आप भारत और श्रीलंका के बीच में देख लीजिएगा, एक जल संधि है। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, आप लोग पता करके बताइएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी गोलार्ध में है। ओके, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, तो ये दोनों चीज़ें ही आपको पता रहना चाहिए। ओके, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली हुई है। अगर बात करते हैं एंडीज की, तो वो कहाँ है, वो दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ओके, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दक्षिण अमेरिका में अगर बात करते हैं, अमेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछते हैं तो वो कौन सी है, अमेजन, वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। ओके, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये गोलार्ध भी पूछ सकते हैं कि कौन सा जो महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में। ओके, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। अंटार्कटिका क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में है इसीलिए यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, सर्दी रहती है। ये मोटी बर्फ की परतें यहाँ पर बनी रहती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान हैं जिनके नाम है मैत्री और भारती। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि अंटार्कटिका में भारत के जो शोध संस्थान हैं उनके नाम क्या हैं, तो मैत्री तथा भारती। ठीक है, याद रखिएगा इनको। तो अभी आपने भूमंडल के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जलमंडल की।
ठीक है। जलमंडल की, जलमंडल मतलब आपका जो जल का क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर इतना 2.5% अलवण जल है और महासागर कितने क्षेत्र में है? 97.5% पर महासागर है। तो पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। ये लाइन आती है, प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% है, 71% है, और स्थल कितने परसेंटेज है? 29% है। ओके। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। ठीक है। जैसे आपकी नदियाँ हो गई, झीलें हैं, हिम नदियाँ हैं, भूमिगत जल है तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97% भाग है वो महासागर में पाया जाता है। ये इतना अधिक खारा होता है, आप सभी जानते हैं कि जो अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। तो अभी इसको देख लीजिए, ये क्या है आपका? ये एक तरह से आपको याद कराने की ट्रिक है, ये समझ लीजिए। ठीक है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि ये आपका एशिया है, तो ये देखिए कितने बड़े क्षेत्र में है। फिर यूरोप आ गया, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया। यहाँ पे कौन सी जल संधि बताई थी? स्थल संधि है पनामा। ठीक है। ये आपका अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया देखिए सबसे छोटा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ की मोटी परतें होती हैं, यही तो बताया था ना। और यहाँ पर जो आपके और महाद्वीप हैं, जो देश हैं, उनके शोध केंद्र हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इस वजह से ये फिगर बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जो 97% भाग है महासागर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, जिसकी वजह से उसको मानव यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। कितना परसेंटेज था अभी बताइए? 2.7% था, है ना, जो मानव के यूज़ में है। तो अब उसका भी लोग क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, उसको फालतू में बहाते हैं। तो ये एक आगे चल के बहुत दयनीय स्थिति हो सकती है। अभी बेंगलोर में भी आपने देखा था कि पानी की कमी हो गई थी, बहुत क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। तो इसका भी आपको कहीं ना कहीं निदान करना होगा। तो यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र जो 97% हिस्सा है पानी का, वो यूज़ में नहीं उसको ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा है, महासागर का पानी है। ओके। अब बात करते हैं महासागर की। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जितने भी आपके महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। जल तो हमेशा ही गतिशील रहता है ना। नदी है, तालाब का जल जो है वो आपका नहीं रहता है, लेकिन महासागर का जल जो है हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तो इन तीनों ही गतियों के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा कि तरंगें हैं, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। आपके कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीप थे। ठीक है। महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। तो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ओके। तो याद रखिएगा इसको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसकी एक ट्रिक है, पैसा। क्या ट्रिक है इनको याद रखने की? पैसा। ठीक है। तो यहाँ पर P फॉर प्रशांत महासागर हो गया, A फॉर अटलांटिक हो गया, हिंद महासागर यानी कि इंडियन आप इसको समझ लीजिएगा, दक्षिण मतलब साउथ, और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है। तो पैसा से आप याद रखिएगा। और जैसे आपको बताया गया है यहाँ पर, ये वैसे ही है, बड़े से छोटे के आकार में। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं कौन सा महासागर है, तो वो प्रशांत महासागर हो गया। और सबसे छोटे की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये जस्ट अभी हमने आपको बताया था। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो ये भाग भी याद रखिएगा। पृथ्वी की 1/3 भाग पर कौन सा महासागर फैला है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो मेरियाना गर्त की स्थिति आपको बताई थी कि वो कितना गहरा है? 11,022 किलोमीटर जो है वो गहरा है। और ये कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो इसका आकार भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ये वाली लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से जो
महाद्वीप हैं वो स्थित हैं, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। चित्र 5.1 बहुत ज़रूरी है, उसको आप लोग देखते रहिएगा बीच बीच में। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीप की स्थिति का पता लगाइए। तो अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। अभी हमने आपको पैसा से याद कराया था, ठीक है। तो ये आर्कटिक हो गया, ये अटलांटिक हो गया। तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो अटलांटिक है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है, तो आपको पता होना चाहिए वो अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। ओके, तो ये भी यहाँ पर याद रखना आप लोग। पश्चिमी किनारे पर कौन है? उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दुंतरित है। ये अनियमित एवं दुंतरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो वो अटलांटिक महासागर है। ओके, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्वी में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो आपके लिए हिंद महासागर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडिया के नाम पर इसको रखा गया है। ओके, तो ये इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी थी? वृत्ताकार थी। ओके, तो इसके पूर्व में क्या है? इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी। अब बात करते हैं दक्षिणी महासागर की। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घिरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। डिग्री याद रखिएगा इसकी। बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। तो ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो बेरिंग जल संधि है। याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो देख लीजिए, ये क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और ये बहिर्मंडल है। ये वायुमंडल की बात हो रही है। तो सबसे निचला मंडल अगर हम बात करते हैं तो वो क्षोभ मंडल हो गया। सबसे ऊपर वाला मंडल अगर बात करते हैं तो बहिर्मंडल हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ आपको और आकृतियाँ भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एरोप्लेन दिख रहा है आपका, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें क्षोभ मंडल में है। अब हम बात करते हैं ये उल्कापिंड, तो ये समताप मंडल में हो गए। मध्य मंडल में क्या है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं वायुमंडल की। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को याद रखिएगा, वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? 1600 किलोमीटर। ओके, वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। ठीक है, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। ये 5 परतें हैं। ठीक है, अभी हम बात कर चुके हैं इनकी परतों की। अब हम बात करते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। इसमें मेन जो इम्पॉर्टेंट गैसेज हैं वो ऑक्सीजन हो गई आपकी, क्योंकि आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड दूसरी कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन है। ठीक है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वायुमंडल में, कितना है? 99%। ओके, आयतन के अनुसार अगर बात करते हैं, देखिए ये आता है प्रश्न, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन के प्रतिशत, ऑक्सीजन के प्रतिशत, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत ये पूछते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? 78%, ऑक्सीजन का 21%। तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये इनकी मात्रा कितनी है? 1% है। तो देखिए जितनी भी गैसें हैं आपके वायुमंडल में उनके परसेंटेज जो मेन है उनके परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी गैसें हैं वो भी पता होना चाहिए। प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस नहीं है, कौन सी गैस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों
की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, इसकी मात्रा आप 0.03 है आई थिंक, फिर भी चेक कर लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए अगर बात करें तो कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे जो वायुमंडल का घनत्व है वो भी बदलता जाएगा। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ये तेज़ी से घटता जाता है। ठीक है, तो समुद्र तल से अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, समुद्र तल में सबसे अधिक घनत्व होता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो घनत्व है वो क्या है होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि पहाड़ों एवं पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए तीनों ही जो आपके मंडल हैं उनकी एक चित्र है, जैव मंडल जिसको बोलेंगे। तो जैव मंडल जो है ये किससे मिलकर बना है, ये वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल से मिलकर बना है। ठीक है, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल से मिलकर आपका क्या बना है, जैव मंडल बना है। ओके, तो यहाँ देखिए ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो यहाँ पर ये लाइन याद रखने वाली है कि वायु जो है वो किस दाब से किस दाब की ओर बहती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु है, जैसे जो हवा चल रही है, उसको क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। ओके, तो ये आपने अभी वायुमंडल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं जीव मंडल की। तो जीव मंडल क्या है, जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ठीक है, यही तो अभी आपको चित्र में दिखाया था, जैव मंडल था ना, जैव मंडल स्थल, जल और हवा से मिलकर बना है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मनुष्य भी देखिए जो ग्रीनरी है या कुछ जो मांसभक्षी होते हैं वो मांस खाते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे से मिलकर ही जैव मंडल का निर्माण हुआ है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग हैं, जो जंतु जगत एवं पादप जगत। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि जीव मंडल के प्राणियों के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं, एक तो जंतु जगत है, दूसरा पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों ही परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो कौन से 3 परिमंडल हैं बताइए, अभी हमने बताया था ना आपके जीव मंडल में कौन कौन से हैं, तो वो तीनों ही आपका जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल है। ये तीनों ही जो मंडल हैं ये एक दूसरे से आपस में क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, जिससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों और नदियों के दूषित पदार्थों को प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पर था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं उद्योग, तापीय एवं विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो जो हमारा जो वायुमंडल है उसकी जो गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रही हैं, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि रोड पे कितने ज़्यादा वाहन जो हैं वो दौड़ते रहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। सबसे महत्वपूर्ण घटक आपका कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। आप देख रहे होंगे पहले कैसी गर्मी होती थी और अब कितनी गर्मी होती है। पहले 30 से 40 से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता था तो सोचते थे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अब तो 40-42 टेम्परेचर जो है वो एक मामूली सी बात हो गई है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमंडलीय तापन। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं उतनी ही गाड़ियाँ होना चाहिए। आप एक गाड़ी से भी काम चला सकते हैं, जिससे आपका जो वायुमंडल है वो सुरक्षित रह सके। ओके, तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये एक्सरसाइजेज है, ये जो टिक ऑप्शन है, सही उत्तर चिन्ह करिए, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ओके, तो ये सारी ही यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी गई हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको महाद्वीप महासागर बताए गए हैं, जैव मंडल बताया गया है, उसमें जितनी भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई गई वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।